नमस्कार दोस्तों। जीएसटी प्रो सीरीज का ये सेकंड पार्ट है अपना। पहले पार्ट में जीएसटी के डिमांड्स और अपीलेट रेमेडीज यानी लिटिगेशन में कैसे एक्सपर्ट बनना है, इसके ऊपर हमने ध्यान दिया था। रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक बैकग्राउंड मटेरियल निकाला है, उसी को हम आगे ले रहे हैं कि क्या है जनरल प्रिंसिपल्स टू रिमेंबर इन केस ऑफ जीएसटी डिमांड एंड अपीलेज रेमिडीज। तो फटाफट देखते हैं कि आज हमको क्या सीखना है लिटिगेशन एक्सपर्ट्स होने के लिए जीएसटी एरिया में। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाँ दोस्तों, ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो टैक्स पेयर हो जिसके अगेंस्ट जीएसटी ऑफिसर्स कोई एलिगेशंस बना रहा हो, उसने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू हियर द अदर साइड बिफोर प्रोजिंग एनी एक्शन, यानी अपॉर्चुनिटी देने के बाद में ही उसने ऑर्डर बनानी चाहिए। फिर पर्सन मस्ट बी सर्व्ड विद द प्रॉपर नोटिस। शो कॉज नोटिस सही फॉर्म के अंदर, सही समय पे, सही व्यक्ति को सही एड्रेस पे मिलना बहुत जरूरी है। फिर डिटेलिंग द एलिगेशंस। शो कॉज नोटिस के अंदर जो भी एक्शन लेनी है उसका प्रॉपर मालूमात उन्होंने देनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है जो हमको आगे जीएसटी में डीआरसी 1 आ रही है, 7 आ रही है, ऑडिट्स हो रहे हैं, एडजुडिकेशन हो रहा है, तो उसमें हमको आगे काम आएंगे ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, वो है कंटेंट ऑफ नोटिस। कई बार शो कॉज नोटिस आ जाती है तो वो वेग नहीं रहनी चाहिए, वो क्लियर रहनी चाहिए कौन से सेक्शन में आई है, उसके अंदर क्या एलिगेशंस है, उसका डिटेलिंग वहां पर होना चाहिए। दूसरा, क्लियरली स्पेल होने चाहिए कि क्या चार्जेस है, टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है। तीसरा, ड्रॉ रेफरेंस टू द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दैट आर कॉन्ट्रावेंड बाय द नोटिस। कई बार सेक्शन 73 में या 74 में या 73/74 स्लैश करके डाल देते हैं, तो बराबर सेक्शन कोट होना चाहिए शो कॉज नोटिस में। शो कॉज नोटिस शुड बी सर्व्ड ऑन द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स। सही जीएसटीएन नंबर, सही व्यक्ति का नाम उसके अंदर आना चाहिए। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर्स के कंटेंट्स। जो भी ऑर्डर पास होगी, अगर हमको आगे अपील में जाना है तो ये ऑर्डर के अंदर फाइंडिंग्स प्रॉपर होने चाहिए। जो इशू रेस किए गए हैं, जो सबमिशंस दिए गए हैं, वो सारे नोटिस इन्हें टैक्स पेयर ने जो दिए है उसकी मालूमात उसमें चाहिए। फिर ऑर्डर शुड स्पेसिफिकली एड्रेस द कंटेंशंस आर्ग्यूड बाय द नोटिसी इंक्लूडिंग जुडिशियल डिसीजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में adjudicating authority should apply their mind in the facts, issues, contentions argued by the noticee, evidence on the record, and read the findings which form the substance for his responsibility before passing order. ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर होनी चाहिए, वेग ऑर्डर ये नहीं हो सकती। ये तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हमको डीआरसी 7 आ रही है, 3 1 आ रहा है जो इनकम्प्लीट है, तो उसको भी हमको चैलेंज करने के लिए ये काम आएंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे चौथा, हियरिंग। जब भी, अब इनकम टैक्स में तो फेसलेस है, जीएसटी में फिजिकल हियरिंग है। हियरिंग के वक्त हमको प्रॉपरली उन्होंने अंडरस्टैंड करके लेना चाहिए क्या हमारे कंटेंशंस है, क्या रीजंस है, उसके ऊपर क्या हमने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है टैक्स पेयर की या ऑफिसर की। पर्सनल अपीयरेंस अगर है तो उसको उन्होंने प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो सुन के लेना चाहिए। देन सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट एन एम्प्टी फॉर्मेलिटी एज इट्स अनेबल द नोटिसी टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड हिज सबमिशन। ओरल हो या राइटिंग हो, ये एविडेंस के अंदर लीड करेगा। तो ये सही तरीके से हियरिंग की नोटिंग भी होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ अपील इज नॉट कंक्लूडेड until the last forum hears the matter। यानी अपील के वक्त सारी
हियरिंग कंप्लीट होने के बाद में ही वो फाइनलाइजेशन के तरफ जाएगा। विदाउट हियरिंग कोई भी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं मानी जानी चाहिए। अब आते हैं पांचवें और इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, जो है लीगल मैगजीन्स जो यूज होते हैं, टर्म्स यूज होते हैं जिसका हम फायदा ले सकते हैं हमारे ड्राफ्टिंग के वक्त। तो फटाफट देखते हैं क्या है लीगल मैगजीन्स। इसके अंदर ये कुछ मेन ही हम इसके ऊपर बात करेंगे, बाकी डिटेल में उस बैकग्राउंड मटेरियल में दिया गया है। सबसे पहला, अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। अगर वो पर्सन नहीं है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हैं, यानी टैक्स पेयर गुजर गया तो उसके ऊपर एक्शन नहीं हो सकती। एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शल प्रीजुडाइज नो मैन, यानी कोर्ट ने सबको बराबरी का जस्टिस देना चाहिए। एक्शन शुड बी अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड। पेनल्टी लगाते वक्त क्या गिल्टी माइंड था, क्या विलफुल डिफॉल्ट था, मिस स्टेटमेंट था, मिस अप्रोप्रिएशन था, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। पेनल्टी कैन नॉट बी ऑटोमेटिक। बाद में, ही इज नॉट टू बी हर्ड हु अलाइजेस थिंग्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। हमारे ही सबमिशन में एक चीज के ऊपर हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो वो सबमिशन ठीक से नहीं रहेगा। तो सही सबमिशन देना बहुत जरूरी है। नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, ये पहले ही देख लिया कि हेयरिंग होना जरूरी है। देन, इंटरप्रिटेशन इज रिगार्डेड इन लॉ एज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। कोई भी सेक्शन हो, रूल हो, केस लॉ आई है, उसका इंटरप्रिटेशन है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। बाद में, जो भी स्किल्ड पर्सन है उसका पिक्यूलियर प्रोफेशन है तो उसकी ओपिनियन बहुत मायने रखती है। तो कोई भी अगर हमारा एविडेंस है जिसके अंदर, मान लो बिल्डर्स के केस में रेरा का एविडेंस है, तो वो मायने रखेगा कि कितना स्क्वायर फीट है, कितना बिल्टअप एरिया है। देन, द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद द टेरिफिल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन है। देन नेक्स्ट है सेम क्लाइस और सेम काइंड, यानी हम अगर कोई टैक्स पेयर की केस डिफेंड कर रहे हैं तो वो टैक्स पेयर्स का क्या इंटेंशन रहा है, वो हैबिचुअल डिफॉल्टर है क्या, ये भी देखना बहुत जरूरी है। जनरल थिंग्स डू नॉट डिरोगेट स्पेशल थिंग्स। जो स्पेशल प्रोविजंस है, जनरल पेनाल्टीज है, स्पेसिफिक पेनाल्टीज है, इसका हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि स्पेशल प्रोविजंस विल प्रिविल। फॉल्स इज इन वन एस्पेक्ट इज फॉल्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अगर कोई गलत है तो सभी जगह वो गलत होगा। फेक इनवॉइसिंग की केस है या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंस नहीं है तो फिर वो कहीं पे भी केस का ज़्यादा चांस नहीं रहता है। देन, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट मे बी एक्सक्यूज बट नॉट इग्नोरेंस ऑफ लॉ। ड्राफ्टिंग करते वक्त हमारे फैक्ट्स मेंशन करने में कोई गलती होती है तो कोई बात नहीं, बट सेक्शंस है, रूल्स हैं, इंटरप्रिटेशंस है, केस लॉज है, इसमें गलतियां हमको, या कंप्लायंस ऑफ लॉ, तो लॉ का इग्नोरेंस ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। देन, लेटर लॉज रिपील अर्लियर लॉ इनकंसिस्टेंट देयरविद। पुराने लॉ के हिसाब से नए लॉ में काम नहीं होगा, ट्रांजिशनल प्रोविजंस होगी तो वो देखना पड़ेगा, जैसे ट्रांसफर के टाइम देखी गई थी। द लॉ डज नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू व्हाट दैट विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीसी के अंदर रेसिपिएंट ने रिटर्न भरना चाहिए, और सप्लायर ने रिटर्न भरना चाहिए। सप्लायर रिटर्न नहीं भरता है तो रेसिपिएंट का आईटीसी चला जाता है। तो इसके ऊपर कोर्ट्स ने कई बार दिया है कि सप्लायर को हम कंपेल नहीं कर सकते लॉ कंप्लायंस करना, तो आईटीसी डिसअलाउ नहीं होना चाहिए रेसिपिएंट का अंडर दिस लीगल मैगजीन। देन, नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस। ये बहुत सही इंपॉर्टेंट है कि हम हमारा जजमेंट नहीं ले सकते, इसी के लिए जुडिशनल अथॉरिटीज रहते हैं, अपीलेट अथॉरिटीज रहते हैं जिनके सामने हियरिंग होती है। अ मैन शैल नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर वन एंड द सेम कॉज। एक बार पेनल्टी कोई चीज के लिए लगा दी तो उसी चीज के लिए डबल पेनल्टी नहीं लग सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल पेनल्टी है, कोई स्पेसिफिक पेनल्टी है, तो स्पेसिफिक पेनल्टी लगाने के बाद जनरल पेनल्टी 25,000 की फिर से नहीं लगा सकते हैं। देन, द मीनिंग ऑफ अ डाउटफुल वर्ड मे बी असर्टेन बाय रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ वर्ड एसोसिएटेड विथ इट। कई बार हो जाता है
कि कोई प्रोविजन या रूल के अंदर डाउटफुल वर्ड है तो वो सेंटेंस उस वर्ड सेक्शन का मीनिंग इसके साथ वो एसोसिएट करना पड़ेगा। केस लॉज भी रेफर कर सकते हैं। अ न्यू लॉ ऑट टू बी प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रिस्पेक्टिव इन ऑपरेशन, ये भी एक लीगल मैगजीन है। कई बार अमेंडमेंट्स आती है, रिट्रोस्पेक्टिव नोटिसेस निकालते हैं, जैसे 36(4), 16 अपना रूल 36(4) का, ये अक्टूबर 19 से आया था। बाद में 2A ये 1 जनवरी 22 से आया था, पर उसके रिलेटेड नोटिसेस पिछले सालों में भी निकलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, नो मैन कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, अगर गलती है तो वो मान लेनी चाहिए, टैक्सेस इंटरेस्ट भर देना चाहिए, बट उसका एडवांटेज गलतियों का हम नहीं ले सकते। द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कई बार जो फैक्ट्स फिगर्स है उसी के बेसिस पे डिसीजन हो जाती है। तोड़ मरोड़ के केस लॉ जोड़ना या प्रूफ जनरेट करना इज नॉट अ गुड थिंग। देन देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे रिवाइज रिटर्न का चांस नहीं मिल रहा है तो वो मिलना ही चाहिए। कोर्ट्स कहते हैं कि GSTR 1 रिवाइज करने दो, 3 भी रिवाइज करने दो, तो कोई भी रॉन्ग है तो उसको रेक्टिफाई करने की रेमेडी होनी ही चाहिए। देन लॉ एड्स द विजिलेंट एंड नॉट द डॉर्मेंट, जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसके प्रति लॉ फेवरेबल ही रहेगा, जो हैबिचुअल डिफॉल्टर है, डॉर्मेंट है, उसके प्रति लॉ GST का भी कड़क रहेगा। ऐसे कुछ लीगल मैगजीन्स है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है, तो वो आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आगे भी हमको काम आएगा। तो ये GST प्रो सीरीज का पार्ट 2 था। इसकी स्टडी हम CA लोगों ने करने चाहिए, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है अथॉरिटीज के साथ में। जब हम रिप्रेजेंट होते हैं तो एक लीगल और प्रो GST कंसल्टेंट बनने के लिए ये सीरीज है, जरूर देखिए। थैंक यू। आपके क्वेश्चंस और आपके कोई इश्यूज है तो इस नंबर पे, इस email ID पे जरूर भेजिए। धन्यवाद।